नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। पहला सत्र एनडीए सरकार का, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश होने वाला है। इसके लिए 23 तारीख से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इसी सत्र में वित्त मंत्री अपना लगातार 7वीं बार निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। लेकिन इस बार का बजट कैसा होगा, किस तरह से उसको एडजस्ट किया जाए, इसे लेकर के मोदी सरकार भी काफी गुणागणित में उलझी हुई है। अर्थशास्त्रियों के साथ, बैंकर्स के साथ, कारपोरेट्स के साथ उनकी अलग अलग बैठक हो चुकी है और ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। बजट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन सबसे बड़ा पेचीदा सवाल है कि ये बीजेपी गठबंधन या नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 का ही बजट नहीं है। ये एनडीए सरकार का बजट है और ये सरकार दो बैसाखियों के सहारे चल रही है, जिसमें जेडीयू भी है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी है। चंद्रबाबू नायडू पिछले दिनों दिल्ली आए थे बजट से पूर्व। उन्होंने अपने राज्य के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए बहुत कुछ योजनाएं बना रखी हैं। उन योजनाओं पर काफ़ी मंत्रणा हुई प्रधानमंत्री के साथ, विभिन्न विभागों के मंत्रियों के साथ। अब इस बजट में सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए, वो उन बैसाखियों को मजबूत करने की, क्योंकि सरकार अल्पमत में है। मोदी जी चाहे जो भी कहें या उनके मंत्री चाहे जो भी कहें, सरकार अल्पमत में है और दो बैसाखियों के सहारे चल रही है और दोनों ही को कुछ न कुछ बड़ा चाहिए ताकि वो अपने प्रदेश की जनता को, अपने मतदाताओं को ये बता सके कि हम एनडीए के साथ हैं, तो वहां से कुछ राज्य के लिए लेकर के आ रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले चुनाव से लेकर के और अब तक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो नैरेटिव खड़ा किया है, उसके वो भी एक बड़ा कारण बनेगा चुनौती देने का। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो कर्मवीर का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा की जो दुर्दशा है उसका मुद्दा हो, मजदूरों का मुद्दा हो, मजदूरों की मजदूरी का मुद्दा हो, नौकरी पेशा लोग जो पिछले कई सालों से बाट जो रहे हैं कि उनको आय कर में छूट की सीमा कुछ बढ़ने का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो मजदूर तबका है वो अपनी मजदूरी को लेकर के चिंतित है। मजदूर चाहे शहरी क्षेत्र का हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो, चाहे वो संगठित मजदूर हो या असंगठित मजदूर हो, सभी वे परेशान हैं। माने पूरा देश एक तरह से बेहाल है और सबकी निगाह लगी हुई है
केंद्र सरकार के ऊपर कि वो किस तरह का बजट इस बार लेकर के आती है। क्या किसी को कुछ लाभ मिलेगा? क्या देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी? इन सारे मुद्दों को लेकर के आज हम आप जो बातें हैं उसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये साझा बजट है और ये बजट भले ही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट हो, लेकिन एनडीए सरकार का पहला बजट है, पहला साझा बजट है। इसमें सरकार के सामने जेडीयू और टीडीपी की मांगों को पूरा करने की बड़ी चुनौती है। दोनों ही पार्टियों ने बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर करीब 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मांग की है। इसके अलावा बुनियादी ढांचे वाली परियोजनाओं के लिए उधार लेने की सीमा बढ़ाने की भी दरख्वास्त की गई है। पूर्ण बहुमत न होने के कारण दोनों सियासी दल केंद्र पर दबाव बनाने की स्थिति में हैं। इतना ही नहीं, इन दोनों दलों के अलावा मध्यम वर्ग है। लोकसभा चुनाव में नतीजे भाजपा की उम्मीदों के अनुरूप न आने के पीछे एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि देश भर में निम्न और मध्यम आय वर्ग का वोट बैंक पार्टी से छिटका है। इसके पीछे कारण है कि सरकार ने मध्य आय वर्ग से आने वाले लोगों को राहत देने के लिए कोई बड़ा काम हाल फिलहाल किया नहीं है। खासकर नौकरी पेशा लोगों की आयकर छूट सीमा और करों की दरों स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि महंगाई बढ़ी है। इससे लोग खासे नाराज नजर आ रहे हैं। बात युवाओं की करें तो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती युवा है। चुनावी नतीजे बताते हैं कि युवा मतदाता पार्टी से हट रहे हैं, खास तौर पर उत्तर भारत में हिंदी पट्टी में युवाओं को पार्टी का पक्का समर्थक माना जाता रहा है। वहां भी युवाओं ने पार्टी के उम्मीदों के अनुरूप वोट नहीं किया है। लोकसभा चुनाव में युवाओं में नाराजगी की मुख्य वजह रोजगार के अवसर सीमित होने और अग्निवीर जैसी योजनाएं अग्निवीर जैसी जो योजनाएं हैं उन्हें लेकर के युवा खासे परेशान हैं और बीजेपी सरकार से नाराज चल रहे हैं। अगर रोजगार के अवसर नहीं बढ़ाए गए तो पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। ये जो मध्यम वर्ग है और युवा है, इनका असर आगामी विधानसभा चुनावों पर भी पड़ना है, ये तय है। लिहाजा इस वर्ष के अंत तक झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में युवा रोजगार को लेकर तो महिलाएं महंगाई के मुद्दे पर सरकार से खफा हैं। बीते लोकसभा चुनाव में पार्टी के चुनावी नतीजे उम्मीद के अनुरूप नहीं रहे। इस कारण माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी चाहेगी कि लोकसभा चुनाव परिणाम जिस तरह से आया है वो विधानसभा चुनाव में दोहराया न जाए। इसलिए माना जा रहा है कि आम बजट के जरिए सरकार चुनावी समीकरणों को साधने की कोशिश भी जरूर करेगी। अब इधर बीच संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो भी सरकार से, मोदी सरकार से उसकी लाइजनिंग बहुत ठीक ठाक बैठ नहीं रही है। लिहाजा सरकार पर दबाव ये भी है कि सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर बजट लाया जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषंगिक भारतीय
किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री से मिलकर किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग और समाज के सभी तबकों की मांगों को रखा है। ऐसे में तालमेल बिठाते हुए बजट पेश करने का दबाव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर कहीं ज्यादा है। भारतीय मजदूर संघ ने तो बाकायदे पुरानी पेंशन की वकालत भी करती है। लेकिन इन सब से अलग अगर बात करें तो बदले समीकरणों के बीच सरकार के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव रोजगार के अवसर पैदा करने को लेकर के है। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों का बजट बढ़ाने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही अग्निवीर जैसी योजना में भी सैनिकों को ज्यादा वित्तीय लाभ देने का ऐलान संभव है। इसके अलावा सरकार आयकर छूट सीमा में बदलाव कर सकती है। इससे मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को खासा लाभ होगा। इसके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की पुरानी और नई व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन संभव दिख रहे हैं। साथ ही किसानों के लिए सरकार किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10 से 12,000 रुपए करने की सोच सकती है। कृषि उत्पादों पर कर की दरों को कम करने का फैसला भी लिया जा सकता है। वहीं जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस ने चुनाव के दौरान मनरेगा मजदूरों का मामला उठाया था और उनके कार्य दिवस तथा मजदूरी बढ़ाने की घोषणा की थी, इस लिहाज से भी इस बार केंद्र सरकार के ऊपर मनरेगा मजदूरों को 100 से बढ़ाकर 150 दिन किया जा सकता है मजदूरी। साथ ही मनरेगा मजदूरों को कृषि क्षेत्र के साथ जोड़ने का फैसला भी लिया जा सकता है। इसके साथ ही न्यू पेंशन स्कीम को ज्यादा आकर्षक बनाने की भी संभावना दिख रही है, जिसे लेकर अभी तक सरकारी कर्मचारी नाखुश हैं। हमने ऊर्जा की बात की, ऊर्जा क्षेत्र की बात की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार अपने इस बजट में बिजली क्षेत्र को अहमियत दे सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने 7वें बजट में बिजली उत्पादन बढ़ाने और ट्रांसमिशन सिस्टम का विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े ऐलान भी कर सकती हैं। सरकार ने 2030 तक 500 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। देश में बिजली की मांग 250 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जबकि 2023 में अधिकतम बिजली की मांग 243 मेगावाट और 2022 में 216 मेगावाट थी। देश में इस वक्त स्थापित क्षमता 444.75 गीगावाट है। इसमें 54.6% थर्मल, जबकि बाकी उत्पादन से हाइड्रो, न्यूक्लियर और अक्षय ऊर्जा शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट में इन सब क्षेत्रों पर फोकस करते हुए ग्रिड की स्थिरता के लिए भी ऐलान कर सकती हैं। अंतरिम बजट में अक्षय ऊर्जा के लिए 28.352 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। वित्त मंत्री आम बजट में घरों के छत पर सौर प्लांट लगाने की योजना के विस्तार देने पर भी कुछ घोषणा कर सकती हैं। अंतरिम बजट में निर्मला सीतारमण ने 1 करोड़ परिवारों के लिए रूफटॉप सोलर योजना का ऐलान किया था। इसमें 18,000 रुपए तक सालाना बचत की उम्मीद है। ऐसे में विशेषज्ञों की बात करें तो ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए जल्द कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वक्त में बिजली की किल्लत हो सकती है। ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करना नितांत आवश्यक है। अब आपको बता दें कि इन सब को मिला जुला करके अगर देखा जाए
तो इस मोदी सरकार के लिए और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए इस बार का बजट पेश करना उतना आसान भी नहीं है। ये बहुत 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 चुनौतीपूर्ण है और इस लिहाज से इसमें अगर कहीं भी इधर उधर रह गई, कोई कमी बेसी रह गई, तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। अगर एनडीए के घटक दल खुश नहीं होते हैं तो उनकी नाराजगी बढ़ेगी और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। वहीं जिस तरह से पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन अपनी अलग तैयारी कर रहा है, वो चाहे ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, झारखंड में हेमंत सोरेन हो, ये सब मिलकर के इन सब की पार्टियां इस बार संसद में बजट सत्र में आम जन के अनुकूल बजट हो, इसके लिए कोई कोर कसर छोड़ नहीं रखेंगी। और नेता प्रतिपक्ष की भी ये अग्नि परीक्षा होगी कि राहुल गांधी इस बजट सत्र को लेकर के क्या रणनीति अपनाते हैं, किस तरह से वो जो आम जन की आवाज है उसको किस तरह से संसद में रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और देश का एक हर नागरिक, वो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, आदिवासी हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, अग्निवीर का मामला हो, आयुष्मान योजना को लेकर के भी सरकार इस बार उम्मीद की जा रही है कि जो 5 लाख तक का इलाज, मुफ्त इलाज है, उसको 10 लाख किया जा सकता है। कुछ न कुछ लोक लुभावन घोषणा संभावित है और वो हर क्षेत्र से आएगी। नीट का मामला बहुत तेजी से उभरा हुआ है, पेपर लीक का मामला बहुत तेजी से उभरा हुआ है पूरे देश भर में। ऐसे में नौकरियों को लेकर के, सरकारी नौकरियों को लेकर के, रोजगार को लेकर के, रोजगार के संसाधन बढ़ाने को लेकर के जो आईटी कंपनियां हैं उनमें भी काम करने वाले लोग परेशान हैं। अंतरिम बजट आने के बाद से बहुत सी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉइज का जो सैलरी का ताना बाना है उसे भी बहुत ठीक से देखा नहीं है। जो अप्रेजल हुआ है वो भी बहुत मुनासिब नहीं है। न्यू कमर्स के लिए ये बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति है। मेडिकल में दाखिले को लेकर के ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार मेडिकल कॉलेजों को नए सिरे से नया आयाम देने की जरूरत पड़ सकती है। नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जा सकते हैं। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सड़कें हो, पुल हो, ट्रेन है, हवाई जहाज है, बंदरगाह हैं, इन सब पर भी कुछ न कुछ तो आम जनता के लिए लेकर के आना होगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज देखने काबिल होगी कि इस बजट में
कारपोरेट सेक्टर का कितना दबाव पड़ता है और आम जनता और कारपोरेट के बीच जो खाई लगातार पिछले 10 वर्षों में बढ़ती चली गई है। अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया। लिहाजा क्या कुछ कर सकती है निर्मला सीतारमण इस खाई को पाटने के लिए? अपने जीडीपी को बढ़ाने के लिए, मुद्रास्फीति को, शेयर मार्केट का मैंने जिक्र किया तो 1 जून से 4 जून के बीच में जो हालात थे स्टॉक मार्केट के, शेयर मार्केट के, वो स्थिति फिर से आ रही है। दिखाई दे रहा है 2-3 दिनों के भीतर जिस तरह से शेयर ऊपर जा रहा है उसके बहुत जल्दी फिर से धड़ाम होने की आशंका बलवती होने लगी है। कुल मिलाकर के ये बजट अगर कहें कि मोदी सरकार का लिटमस टेस्ट होगा तो गलत नहीं होगा। इस टेस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्रालय भी, ट्रेनों की जो इस विपक्ष ने मामला उठाया है, आम पब्लिक की जो डिमांड्स बढ़ी हैं कि ट्रेनों में जनरल बोगी कम होती जा रही है, शयनयान स्लीपर कोच कम हो रहे हैं, क्या इसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है? ट्रेनों की संख्या कुछ बढ़ाई जा सकती है? ट्रेनों का रेल यातायात का इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ परिवर्तन होगा, इस पर भी नजर बनी रहेगी। क्या कुछ सुविधा मिलने जा रही है ये रेल यात्रियों को, हवाई यात्रियों को? हमारी सेना को क्या कुछ मिलने जा रहा है इस बजट से? सेना के लिए क्या बजट होगा? मैंने पहले चर्चा की अग्निवीरों की कि अग्निवीर को लेकर के विपक्ष ने और खास तौर पर राहुल गांधी ने जिस तरह से हल्ला बोला है सरकार के ऊपर, क्या उसमें अग्निवीर स्कीम में कोई परिवर्तन हो सकता है? उनकी सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं, उनके भत्ते बढ़ाए जा सकते हैं, शहीद होने की स्थिति में परिवार के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं बढ़ाई जा सकती हैं, लागू की जा सकती हैं, नई योजनाएं। युवाओं के लिए रोजगार के अन्य साधन और क्या हो सकते हैं? महिलाओं के लिए और क्या हो सकता है? रेहड़ी ठेला पटरी वालों के लिए हर तबका परेशान है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बजट निश्चित तौर पर आसान नहीं होगा। इसे लेकर के सहयोगी दल, खास तौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, हालांकि इसमें चिराग पासवान भी आते हैं, इसमें जीतन राम मांझी भी आते हैं, इसमें रालोद भी आता है, तो देखना बड़ा काबिले गौर होगा कि इस बार का बजट क्या कहता है, क्या बताता है, आम आदमी को कितनी राहत मिलती है और आम आदमी जो पहले से ही बहुत परेशान हाल है, क्या उसे डूबती नैया को तिनके का सहारा भी मिल पाएगा? हम इस मुद्दे पर कुछ विशेषज्ञों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं
आपके समक्ष उन्हें भी लेकर के आएंगे। ये चर्चा होगी, इस चर्चा को जारी रखूंगा। बजट बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, लिहाजा इस पर चर्चा जारी रहेगी। बस आपसे एक उम्मीद, वीडियो को पूरा देखते रहें, लाइक करें, अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर दें। और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।